Hey guys, welcome back to my channel. So today we'll discuss about psychiatric emergency and this topic comes under mental health nursing. So हम देखेंगे कि बेसिकली साइकेट्रिक इमरजेंसी क्या क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर डिजीज़ कंसिस्टेंट होती हैं. So let's begin. So first we'll start with the introduction. Psychiatric emergency is a condition wherein the patient has disturbances of thought, affect and psychomotor activity. ठीक है, तो बेसिकली जो साइकेट्रिक इमरजेंसी होती है एक ऐसी कंडीशन होती है जहाँ पे पेशेंट को थॉट, अफेक्ट और साइकोमोटर एक्टिविटी के डिस्टर्बेंसेस देखे जाते हैं. ठीक है, पेशेंट में लीडिंग टू थ्रेट टू हिज एग्जिस्टेंस और थ्रेट टू द पीपल इन द इन्वायरमेंट. अब देखिए, जब उसकी थॉट, अफेक्ट और साइकोमोटर एक्टिविटी में डिफरेंसेस आएंगे तो क्या होगा कि उसकी जो खुद की एक्सिस्टेंस है वो भी डेंजर में चली जाएगी और जो उसके आसपास लोग रह रहे हैं उनको भी हार्म होने के चांसेस हो जाएंगे. तो जब उसको खुद को हार्म होगा तो देन वो सुसाइड के अंदर आएगा और जब वो लोगों को हार्म होगा तो देन इट कम्स अंडर होमिसाइड. ठीक है, सो दिस कंडीशन नीड इमीडिएट इंटरवेंशन. अब देखिए, ये कंडीशन वैसे तो काफ़ी सीरियस है तो इसलिए इसके इंटरवेंशंस भी काफ़ी इमीडिएट होने होते हैं ताकि टू सेव गार्ड द लाइफ ऑफ द पेशेंट, ताकि हम पेशेंट की लाइफ को बचा सकें. ब्रिंग डाउन द एंजाइटी ऑफ द फैमिली मेम्बर्स. अब देखिए, ऑफ कोर्स वो इस कंडीशन से अगर सफ़र कर रहा है तो फैमिली मेम्बर्स को भी एंजाइटी रहेगी, तो उनकी एंजाइटी को लो डाउन करने के लिए एंड एनहेंस इमोशनल सिक्योरिटी टू अदर्स इन द एनवायरनमेंट, और आपको इन्वायरमेंट में दूसरों की भी इमोशनल सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए. ठीक है, सो कॉमन साइकेट्रिक इमरजेंसीज. सो फर्स्ट इज सुसाइडल थ्रेट. ठीक है, सेकेंड इज वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर एंड एक्साइटमेंट. ठीक है, सुसाइडल थ्रेट में क्या होगा, पेशेंट खुद सुसाइड करने के चांसेस हो जाते हैं पेशेंट के. वायलेंट एग्रेसिव बिहेवियर हो जाएगा दूसरों के लिए, खुद के लिए भी पैनिक अटैक्स देखे जाएंगे. और स्ट्यूपर एंड कैटाटोनिक सिंड्रोम. ठीक है, हिस्टेरिकल अटैक्स एंड ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंसेस, ये साइकेट्रिक इमरजेंसीज हैं. ठीक है, देन ऑर्गेनिक साइकेट्रिक इमरजेंसीज कौन सी है, दैट इज डिलीरियम ट्रिमेंस, एपिलेप्टिक फ्यूरर, acute drug induced extra pyramidal symptoms and drug toxicity. So first is suicidal threat. Suicide is a type of deliberate self-harm and is defined as an intentional human act of killing oneself. So suicide basically क्या है, deliberate self-harm है कि आप अपने आप को harm कर रहे हैं और ये डिफाइन किया गया है इंटेंशनल कि ह्यूमन खुद चाहता है कि वो अपने आप को मार डाले, टू किल हिमसेल्फ. ठीक है, इंटेंशनल एक्ट होता है सुसाइड. तो इसकी इटियोलॉजी कि सुसाइडल थ्रेट्स क्यों होते हैं या सुसाइड क्यों करते हैं लोग. सो फर्स्ट इज साइकाइट्रिक डिसऑर्डर. ठीक है, फर्स्ट रीज़न आपका साइकाइट्रिक डिसऑर्डर है. इसमें सबसे पहले आता है आपका मेजर डिप्रेशन. अगर पेशेंट काफ़ी डिप्रेशन से सफ़र कर रहा है, देन सिजोफ्रेनिया, ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, डिमेंशिया, डिलीरियम, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इन सब चीज़ों की वजह से सुसाइड होने के काफ़ी ज़्यादा पेशेंट के अंदर चांसेस बढ़ जाते हैं कि वो सुसाइड एक्सेप्ट करें. देन फिजिकल डिसऑर्डर अगर कोई है पेशेंट में, तो पेशेंट विद इनक्योरेबल एंड पेनफुल फिजिकल डिसऑर्डर लाइक कैंसर और एड्स. ठीक है, अगर पेशेंट को कोई ऐसी फिजिकल डिसऑर्डर है जो कि काफ़ी पेनफुल है या ठीक नहीं किया जा सकता लाइक कैंसर एंड एड्स, तो भी वो सुसाइड की तरफ चले जाते हैं. सो साइकोसोशल फैक्टर्स क्या है, फेलियर इन एग्ज़ाम. अगर कोई एग्ज़ाम में फेल हो रहा है, डाउरी डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, मैराइटल डिफ़िकल्टीज़ हो रही हैं, अगर वो अपने किसी लव्ड ऑब्जेक्ट को लॉस कर रहे हैं, खो रहे हैं, आइसोलेशन एंड एलिनेशन फ्रॉम सोशल ग्रुप्स, सोशल ग्रुप से उनका आइसोलेशन हो जा रहा है. ठीक है, लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, वो सेपरेट रह रहे हैं. फाइनेंशियल और ऑक्यूपेशनल डिफ़िकल्टीज़ अगर हो रही हैं तो भी पेशेंट काफ़ी सुसाइड अटेम्प्ट करते हैं. आजकल काफ़ी कॉमन है सुसाइड अटेम्प्ट करना. लाइक लोग आज मतलब कंपटीशन इतना है तो लोगों को हर छोटी बात से फ़र्क पड़ रहा है, तो दैट लीड्स टू सुसाइड. रिस्क फैक्टर्स क्या हैं सुसाइड के, फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एज. ठीक है, एज मैटर करती है. तो मेल्स अबव 40 ईयर्स ऑफ एज, जो मेल्स अबव 40 ईयर्स ऑफ एज है उनमें काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. ठीक है, देन फीमेल्स अबव 55 ईयर्स ऑफ एज, जो 55 ईयर्स से अबव की फीमेल्स होती हैं. ऑफकोर्स ओल्डर एज में पेशेंट्स सुसाइड की तरफ ज़्यादा जाते हैं क्योंकि जब वो ओल्ड एज में चले जाते हैं तो दे फील आइसोलेशन फ्रॉम देयर फैमिली, देयर सोसाइटी, जस्ट क्योंकि उनका स्टेटस पहले जैसा नहीं रहता है, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं. बट
सुसाइड मोस्टली आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी कॉमन हो चुका है। देन 6, मैन हैव ग्रेटर रिस्क ऑफ कंप्लीटेड सुसाइड, यानी कि मेल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी यूजुअली ज़्यादातर सुसाइड कमिट करते हैं या रिस्क में रहते हैं। सुसाइड इज़ 3 टाइम्स मोर कॉमन इन मैन, यानी कि अगर आप देखिए जनरली मैन मतलब मेल फीमेल में, तो मेल्स में ज़्यादा रहता है सुसाइड का, ठीक है, क्योंकि सोसाइटी हैव हायर एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम देम, तो अगर वो नहीं स्टैंड कर पाते हैं तो काफ़ी चांसेस हो जाते हैं। वीमेन हैव हायर रेट ऑफ अटेम्प्टेड सुसाइड्स, ठीक है, तो मेल्स को रिस्क होता है कि वो करें, बट फीमेल सबसे ज़्यादा अटेम्प्ट करती हैं सुसाइड, एज यू नो कि जुवेनाइल डेलिक्वेंसीज हो गया, आपका रेप वगैरह हो गया, यानी फिजिकल असॉल्ट, एवरीथिंग रिलेटेड, क्योंकि फीमेल्स को काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, तो इसलिए। बीइंग अनमैरिड, डाइवोर्स्ड, विडोड और सेपरेटेड, अब अगर पेशेंट जो है वो अनमैरिड है तो भी, डाइवोर्स्ड है, विडोड है, अगर हस्बैंड या वाइफ किसी की डेथ हो गई है, या फिर सेपरेटेड हैं, तो भी काफ़ी चांसेस हो जाते हैं सुसाइड के। हैविंग अ डेफिनेट सुसाइडल प्लान, अगर सुसाइडल प्लान एक पहले से प्लान किया गया है कि मुझे ऐसे करना है। देन हिस्ट्री ऑफ प्रीवियस सुसाइडल अटैम्प्ट्स, अगर पेशेंट ने पहले इन पास्ट अगर उन्होंने सुसाइडल अटैम्प्ट किए हैं तो फ्यूचर में चांसेस बढ़ जाते हैं। देन एनी रीसेंट लॉसेस, ठीक है। मेजर डिप्रेशन, one of the commonest condition associated with high risk of suicide। मेजर डिप्रेशन सबसे कॉमन कंडीशन है, क्योंकि इसी की वजह से लोग डिप्रेशन में ही ज़्यादातर सुसाइड करते हैं। सुसाइड इज़ ड्यू टू परसवेसिव एंड परसिस्टेंट सैडनेस, यानी कि सुसाइड किसकी वजह से होता है? अगर पेशेंट के अंदर सैडनेस परसिस्टेंट है, यानी कि कंटिन्यू है और बढ़ती जा रही है, परसवेसिव है, तो चांसेस हो जाते हैं तब के सुसाइड के। पैसिमिस्टिक कॉग्निशंस concerning the past, present and future, delusions of guilt, helplessness, hopelessness and worthlessness, ठीक है। अब जो पेशेंट है वो सिर्फ अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को ही सोचे जा रहा है और वो बिल्कुल पैसिव हो चुका है, उनको लेकर उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि क्या हुआ, क्या होना है या उसे क्या करना है इन फ्यूचर, और इसके अंदर डिल्यूजन्स बन रहे हैं कि वो काफ़ी गिल्टी है, वो हेल्पलेस है, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है, उस बिल्कुल कोई होप नहीं है, वो अपने आप को इतना सब महसूस करता है, दैट कम्स अंडर डिप्रेशन, ठीक है। एंड डेरोगेटरी वॉइसेस अर्जिंग हिम टू टेक हिज लाइफ, यानी कि एक डेरोगेटरी वॉइसेस, यानी कि उसके अंदर से जो आवाज़ें आती कि तुम्हें यू आर यूजलेस, यू शुड डाई, यू शुड किल योर सेल्फ, यू आर हार्म टू अदर्स और बर्डन ओवर अदर्स, तो ये काफ़ी थाट्स आते हैं पेशेंट के अंदर, तो वो सुसाइड अटैम्प्ट करता है। द रिस्क ऑफ सुसाइड इज़ मोर व्हेन द एक्यूट फेज हैज़ पास्ट एंड द कैरेक्टरिस्टिक साइकोमोटर रिटार्डेशन हैज़ इम्प्रूव, ठीक है। तो सुसाइड का चांस कब बढ़ता है? जब आपकी एक्यूट फेज जो है वो पास हो जाती है और साइकोमोटर रिटार्डेशन जो आपकी थोड़ी इम्प्रूव हो जाती है, ठीक है। तो उस टाइम पे यानी कि आप क्या हो, एक्टिव हो, आप सुसाइड करना चाहते हो तो आप अटेम्प्ट करने के लिए एक्ट भी करोगे। आप पहले डिप्रेशन में हो, आपके अंदर वो कहते हैं हिम्मत नहीं आती है, तो इस वजह से। दिस इज सो बिकॉज द पेशेंट हैज़ मोर एनर्जी टू कैरी आउट ए सुसाइडल प्लान्स नाउ, सी, तो पेशेंट के अंदर एनर्जी आ जाएगी अगर उसकी साइकोमोटर रिटार्डेशन ठीक हो जाती है तो, ठीक है। देन सीजोफ्रेनिया, द प्रेजेंस ऑफ एसोसिएटेड डिप्रेशन, डिप्रेशन उसमें होगा, यंग एज एंड हाई लेवल ऑफ प्री मॉर्बिड फंक्शन, ठीक है। सो क्या होता है, जो पीपल रिस्क ग्रुप्स में होते हैं वो मोस्टली क्या रियलाइज़ करते हैं कि जो तो उनको क्या होता है, उनके अंदर जो इलनेस के जो डिवास्टेटिंग फीचर्स आते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा आते हैं रादर देन कोई अदर सिजोफ्रेनिक पेशेंट है तो और उनको क्या लगता है कि फिर जो उनका सुसाइड है वो काफ़ी रीज़नेबल अल्टरनेटिव है, यानी काफ़ी इफेक्टिव अल्टरनेटिव है, ठीक है। देन कम्स योर मेनिया। Mania, this is usually the result of grandiose ideation. The patient may believe that he is a great person or wish to prove his supernatural powers. With this intent in mind, he may carry out some dangerous activity that can cost him his life, ठीक है। अब मेनिया में क्या होता है, यू नो कि काफ़ी ओवर एक्टिविटी हो जाती है पेशेंट में, तो उसके अंदर क्या आता है, ग्रैंडियोज आइडिएशन आता है कि वो ये महसूस करता है कि वो बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सन है और उसके अंदर काफ़ी सुपर नेचुरल पावर्स है, गॉड ने उसे सुपर नेचुरल पावर्स दी है कि वो वर्ल्ड को सेव कर सके, लोगों को सेव कर सके। तो इसी इंटेंशन को माइंड में रखते हुए कुछ डेंजरस एक्टिविटी करने लग जाता है ताकि लोगों को ऐसा प्रूव हो सके कि वो बहुत एक ग्रैंड पर्सन है, और इसकी वजह से क्या होता है कि उसकी लाइफ भी थ्रेट में चली जाती है, ठीक है। ड्रग और अल्कोहल अब्यूज़, सुसाइड अमंग अल्कोहलिक्स,
ठीक है। अल्कोहलिक्स जो होते हैं उनमें सुसाइड होती है, कैन बी ड्यू टू डिप्रेशन विद द विड्रॉल फेज़। अब जब विड्रॉल फेज़ में वो लोग जाते हैं तो डिप्रेशन की वजह से, ठीक है। और जब लॉस हो रहा है फैमिली फ्रेंड्स का, उनके सेल्फ रिस्पेक्ट, स्टेटस या जनरल रियलाइजेशन ऑफ हैवोक अल्कोहल हैज क्रिएटेड इन हिज लाइफ कैन कॉज इंडिविजुअल विश टू डाई। यानी पेशेंट को कोई सीवियर लॉस हो रहा है या उसकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट लॉस हो रही है, स्टेटस लॉस हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, कैसे भी तरीके का लॉस हो सकता है। तो जब अल्कोहलिक्स होते हैं जो, उनमें काफ़ी फिर चांसेस हो जाते हैं सुसाइड के। देन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इंडिविजुअल विद हिस्ट्रियोनिक एंड बॉर्डरलाइन ट्रेट में हैव ओकेजनली अटेम्प्ट सुसाइड। अब जो इंडिविजुअल हैं जिनको हिस्ट्रियोनिक और बॉर्डरलाइन ट्रेट्स हैं तो उनमें भी सुसाइडल अटेम्प्ट्स काफ़ी ज़्यादा देखे जाते हैं। ऑर्गेनिक कंडीशन जैसे कि डिलीरियम एंड डिमेंशिया, इसकी वजह से क्या होता है, जो मूड में चेंजेस होते हैं, फिर एंजाइटी डिप्रेशन आता है, तो ये आपके सुसाइडल टेंडेंसी को इंक्लूड कर लेते हैं, ठीक है। देन कम्स मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में क्या करना है, बिवेयर ऑफ सुसाइडल साइंस, सुसाइडल साइंस से बच के रहें। मॉनिटर द पेशेंट सेफ्टी नीड, पेशेंट की सेफ्टी नीड को आपको मॉनिटर करना है। एनकरेज वर्बल कम्युनिकेशन ऑफ सुसाइडल आइडियाज़, ठीक है। आपको पेशेंट के अंदर से सुसाइडल आइडियाज़ को बाहर लेके आना है, वर्बल कम्युनिकेशन आपको इनकरेज करना है, ठीक है। एनहेंस सेल्फ इस्टीम ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का सेल्फ इस्टीम भी आपको बढ़ाना है, यानी पेशेंट का कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना है। देन सुसाइडल साइंस क्या होता है, सुसाइडल साइंस आपके सुसाइडल थ्रेट होता है, ठीक है, कि वो अटेम्प्ट करने जा रहा है या आपको धमकी दे रहा है कि मैं सुसाइड कर लूँगा। देन राइटिंग फेयरवेल लेटर्स, अगर वो आपको ऐसे फेयरवेल लेटर्स कर रहा है कि ऑफ कोर्स यू नो। गिविंग अवे ट्रेजर्ड आर्टिकल्स, वो अपनी कोई प्रीशियस चीज़ें जो वो किसी से शेयर नहीं करता वो आपको दे रहा है। मेकिंग अ विल, एक विल बना रहा है। क्लोजिंग बैंक अकाउंट, अपने बैंक अकाउंट क्लोज कर रहा है। और क्या कहते हैं कि डिप्रेशन के बाद वो एकदम एक हैप्पी और एक पीसफुल सा आपको महसूस हो रहा है, तो ठीक है। इफ़ वो खाना खाने को मना कर रहा है या कुछ ड्रिंक करने के लिए मना कर रहा है, अपनी पर्सनल हाइजीन मेंटेन कर रहा है, नहीं कर रहा है, तो ये सुसाइडल साइंस होते हैं कि तो आपको एक आइडिया लग सकता है कि पेशेंट के मन में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं जिसकी वजह से वो इतना ज़्यादा वियर्ड एक्ट कर रहा है, ठीक है। सेकंड, पेशेंट की सेफ्टी नीड्स को मॉनिटर करेंगे। तो आपको क्या करना है, सारे सुसाइडल थ्रेट्स को ले लेना है, ठीक है। अटेम्प्ट्स को सीरियसली लेना है, ठीक है, कि वो कब क्या कर रहा है, अटेम्प्ट कब कर रहा है, थ्रेट्स कब दे रहा है, तो और क्या क्या वो अगर आपको वो साइंस देख रहे हैं जो अभी आपने देखे सुसाइडल साइंस, तो भी आपको नोट करना है और साइकेट्रिस्ट को आपको इन्फॉर्म करना है। सर्च फॉर टॉक्सिक एजेंट सच एज ड्रग एंड अल्कोहल, ठीक है। अब आपको देखना है जहाँ वो रह रहा है उसकी लिविंग प्लेस में देखना है कि कोई टॉक्सिक एजेंट तो नहीं, यानी कि ड्रग अल्कोहल कुछ ऐसी चीज़ें तो नहीं है। और डू नॉट लीव द ड्रग ट्रे विद इन रीच ऑफ द पेशेंट, मेक श्योर दैट द डेली मेडिकेशन इज स्वैलोड। अब आपको ये भी क्या करना है कि अब वो आपको वहाँ पे पेशेंट के आसपास ड्रग ट्रे नहीं छोड़नी है, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि जो आप मेडिकेशन उसे प्रोवाइड कर रहे हैं वो पेशेंट स्वैलो कर रहा है या नहीं, क्योंकि कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं ना, वो मेडिकेशन मुंह पे तो ले लेते हैं, फिर सिर्फ एक्ट करते कि हमने स्वैलो कर ली, बट नहीं की होती, उनके मुंह में रहती है, वो थूक देते हैं या तो फेंक देते हैं। तो आपको चीज़ देखनी है। और फिर आपको जो जहाँ पे रखा हुआ है अपने पेशेंट को, या आपका पेशेंट बेसिकली जहाँ भी है, आपको वहाँ से शार्प इंस्ट्रूमेंट्स को हटा देना है, जैसे रेज़र, ब्लेड, नाइफ, ग्लास बॉटल, ठीक है। उसके आसपास ये चीज़ें नहीं रखनी है। और क्या कहते हैं कि बेल्ट हो गया, नेक टाइज हो गई, ये सारी चीज़ें भी हटा देनी। कोई स्ट्रिप्स वगैरह है, क्लॉथ वगैरह हैं ऐसे, तो आपको हटा देने हैं वहाँ से, ठीक है। और पेशेंट को अलाउ नहीं करना है कि वो अपना डोर जो है अंदर से सेल्फ लॉक करे, ठीक है। आपको ये देखना है कि पेशेंट के साथ कोई ना कोई हो, या फिर कभी पेशेंट अगर रेस्ट रूम जा रहा है या वॉशरूम जा रहा है तो आपको पेशेंट के साथ कोई ना कोई एक पर्सन को रखना ही होगा, ठीक है। देन पेशेंट शुड बी, अब आपको पेशेंट को कांस्टेंट ऑब्जर्वेशन में रखना है और पेशेंट को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना है, ठीक है। एंड हैव गुड विजिलेंस स्पेशली ड्यूरिंग मॉर्निंग आवर्स, और मॉर्निंग आवर्स के टाइम पे स्पेशली कोई एक तो पेशेंट के साथ होना चाहिए, टाइम स्पेंड करें, बात करें उनसे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को वो वेंटिलेट करें, यानी कि आपसे शेयर करें। आप इतनी हार्मनी बनाइए, पेशेंट के साथ ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करिए, क्योंकि पेशेंट बोलेगा तो आपको पता चलेगा, आप सॉल्व आउट कर पाएंगे। फिर आपको इतना इनक्रेज करना है पेशेंट से, मतलब इतनी अच्छी फ्रेंडशिप मेंटेन करनी है और ट्रस्ट रिलेशनशिप बिल्ड करना है कि अगर पेशेंट के अंदर कोई सुसाइडल प्लान्स हैं या कोई मेथड उसने सोचा है कि मैं ऐसे सुसाइड करूं, तो आपको पता चले, आप सॉल्व आउट कर पाएँ, ठीक है। अगर सुसाइडल टेंडेंसीज़ बहुत ज़्यादा सीवियर हैं
तो सिडेशंस आपको देनी होती है। पेशेंट अगर बिल्कुल स्ट्रांगली फिर्मली चाहता है कि मैं सुसाइड करूं, तो तब आपको सिडेशन देनी होती है। एंड फिर आपको क्या करना है, इनक्रेज करना है वर्बल कम्युनिकेशन को, कि सुसाइडल आइडियाज़ अगर पेशेंट के अंदर आ रहे हैं या उसके अंदर कोई डर है या कोई डिप्रेसिव थॉट्स है, तो आपको बात करके कोशिश करनी है कि वो चीज़ें बाहर आएँ, ठीक है। अ नो सुसाइडल पैक्ट मे बी साइंड which is a written agreement between client and the nurse that client will not act on suicidal impulses but will approach the nurse to talk about them। अब एक न्यू सुसाइडल पैक्ट होता है, नो सुसाइडल पैक्ट, ठीक है। ये एक साइन मतलब एक तरीके का एग्रीमेंट टाइप होता है, रिटर्न एग्रीमेंट। इसमें क्या है, क्लाइंट और नर्स के बीच एग्रीमेंट होता है। उसमें लिखा होता है कि क्लाइंट जो है उसके अंदर जो सुसाइडल इम्पल्सेस आ रही हैं, जो उसके अंदर से वॉइसेस आ रही हैं या अंदर से थॉट आ रहे हैं कि उसे सुसाइड करनी चाहिए, वो उस पर ध्यान नहीं देगा या कोई एक्ट नहीं करेगा उसके अकॉर्डिंग, बट अपनी जो उसकी नर्स है उससे जा कर के बात करेगा उस बारे में। इनहेंस सेल्फ इस्टीम ऑफ द पेशेंट बाय फोकसिंग ऑन स्ट्रेंथ रादर देन वीकनेस, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है, उसका सेल्फ इस्टीम बढ़ाना है। कैसे, उसकी स्ट्रेंथ पे फोकस करना है, उसकी वीकनेस पे फोकस नहीं करना है। उसकी जो पॉजिटिव क्वालिटीज़ हैं वो भी एम्फेसाइज की जानी चाहिए, उसको देखनी चाहिए, ठीक है। आपको फिर आपको प्रेज़ करनी है पेशेंट की, अगर वो कुछ अच्छा कर रहा है या उसकी कोई अच्छी क्वालिटीज़ की वजह से कुछ अच्छा हो रहा है, तो आपको प्रेज़ करनी है, उसकी तारीफ़ करनी है, अप्रिशिएट करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि पेशेंट को सेल्फ वर्थ महसूस होगी, उसे लगेगा कि ठीक है मैंने ये एक्ट किया, इसे अच्छा लगा, ठीक है। और उससे क्या होगा कि अपनी लाइफ सिचुएशन को वो कंट्रोल करेगा, यानी जैसे डिप्रेशन ख़त्म होगा, वो खुश रहने लगेगा, तो वो सुसाइडल थॉट्स वगैरह से खुद ही दूर हो जाएगा। देन वायलेंट बिहेवियर, ये काफ़ी ज़्यादा सीवियर फॉर्म होता है एग्रेसिवनेस का, ठीक है। पेशेंट इरेशनल हो सकता है, अनकोऑपरेटिव भी हो सकता है, डिल्यूजन भी हो सकता है, सॉल्टिव भी हो सकता है, वो किसी को भी हार्म कर सकता है। तो इसका मैनेजमेंट क्या है कि सबसे पहले आपको चेन्स रिमूव कर देने, ताकि वो किसी को ह्यूमिलेट ना कर पाए। फिर पेशेंट से बात करनी है, देखना है कि अगर रिस्पॉन्स करता है तो आपको क्या करना है, एक काइंड अप्रोच रखनी है पेशेंट की तरफ, उसे समझाना है। यूजुअली आप सिडेशन ही देते हैं जब पेशेंट काफ़ी एग्रेसिव हो जाता है। तो इसमें सिडेशंस में हम कौन कौन से ड्रग देते हैं, यूजुअली डायज़ेपाम देते हैं जो 10 to 20 mg होता है। IV देते हैं हेलोपेरिडोल को 10 to 20 mg। क्लोरोप्रोमेजिन देते हैं 50 to 100 mg, दैट इज़ गिवन IM, ठीक है। जब आपका पेशेंट सिडेटेड हो जाता है तो आपको क्या करना है, उसके रिलेटिव से हिस्ट्री लेनी है, ठीक है। और फिर ये पॉसिबिलिटी रूल आउट करनी है जो ऑर्गेनिक पैथोलॉजी है कि उसके अंदर क्या क्या मतलब अगर कोई ऐसा आपको हिस्ट्री में कुछ ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो, ठीक है। इन पार्टिकुलर आपको क्या चेक करना है कि कन्वर्जेंस की हिस्ट्री रही है पेशेंट की, फीवर या अल्कोहल अभी रिसेंटली लेना शुरू किया है, या कोई कॉन्शियसनेस में फ्लक्चुएशन हो रहा है, यानी वो कभी भी बेहोश हो जाता है या कभी भी ओवर एक्टिव हो जाता है वगैरह, ठीक है। आपको ये सब देखना है। देन आपको क्या करना है, पूरा फिजिकल एग्जामिनेशन करना है, ब्लड स्पेसिमेंस भेजना यानी ब्लड टेस्ट करवाना है हीमोग्लोबिन के लिए, टोटल सेल काउंट करवाना है। फिर आपको देखना है कि पेशेंट डिहाइड्रेटेड या फिर मेलनरिश्ड तो नहीं है। अगर सीवियर डिहाइड्रेशन है तो ग्लूकोज सलाइन ड्रिप आप देंगे। पेशेंट में आप मतलब जिस रूम में पेशेंट को आपने रखा है आपको वहाँ पे कम से कम फर्नीचर रखना है, और शार्प इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह नहीं रखनी है, रोप्स, कोई ग्लास आइटम, टाई, स्ट्रिंग, मैच बॉक्सेस वगैरह कुछ भी नहीं रखनी है, ठीक है। फिर आपको क्या करना है, जो आपकी इन्वायरमेंटल स्टिमुलाई है जैसे लाइटिंग हो गया, नॉइस लेवल्स हो गया, उसको आपको काफ़ी कम रखना है। पेशेंट को सिंगल रूम देना है और दूसरों से इंटरेक्शन कम करवाना है, क्योंकि अगर ऐसे पेशेंट कभी सडनली आपके एग्रेसिव हो गए तो किसी को भी हार्म कर सकते हैं, यू कैन प्रिडिक्ट देयर बिहेवियर एट ऑल। फिर पेशेंट के साथ रहना है, क्योंकि हाइपर एक्टिविटी कभी भी बढ़ सकती है, ठीक है पेशेंट की। अब क्या करना है, एंजाइटी लेवल कम करना है, फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी पेशेंट को देनी है, ठीक है। उसके वॉयलेंट बिहेवियर को क्या करना है, अगर वो वॉयलेंट हो रहा है तो मतलब कि उसकी वो एनर्जी कहीं और चैनलाइज करनी है, जैसे कोई एक्सरसाइज करवा ली आपने, आउटडोर एक्टिविटीज़ करवा ली, ठीक है। पेशेंट को क्या करना है कि अपनी एग्रेसिव फीलिंग्स को बाहर वो बोले, आपको उसे एनकरेज करना है, ठीक है, रादर देन कि वो उन पे एक्ट करें। अगर पेशेंट काम नहीं हो रहा है बात करने से या वो मेडिसिन के लिए मना कर रहा है तो रेस्ट्रेंट्स उस टाइम पे काफ़ी ज़रूरी हो जाते हैं, ठीक है। फिर रेस्ट्रेंट्स आपको यूज़ करने हैं और पेशेंट को हर 15 मिनट्स में ऑब्जर्व करना है कि उसका न्यूट्रिशनल एलिमिनेशन नीड्स भी पूरी हो रही हैं या नहीं, ठीक है। और आपको ये भी देखना है कि पेशेंट के अंदर कोई नमनेस तो नहीं आ रही या साइनोसिस या टिंगलिंग कुछ तो नहीं हो रही एक्सट्रीमिटीज़ में, ठीक है, क्योंकि लीस्ट रिएक्टिव अल्टरनेटिव आपको लेना पड़ता है, ठीक है, ऐसे पेशेंट्स के लिए।
फिर आपको ये श्योर रखना है कि पेशेंट्स के आसपास कोई वेपन्स तो नहीं है बिना उनसे बात किए हुए, या आपके पास तो नहीं है कि वो आपसे ले ले। ठीक है, अगर पेशेंट के पास वेपन वगैरह कुछ है तो आपको उसे ले लेना है, उसको बोलना है कि आप उसे टेबल पे रख दे या फ्लोर पे रख दे, उससे लड़ना नहीं है कि वो आपको दे। ठीक है, फिर उसके बाद पिलो, मैट्रेस या ब्लैंकेट वगैरह आपको उसके आम मतलब उससे मतलब रैप करना है उसे, ताकि वेपन और आपका कांटेक्ट इजीली वो ना कर पाए। ठीक है, उसके बाद आपको पेशेंट को मूवमेंट से डिस्ट्रैक्ट करना है ताकि आप वो वेपन को हटा सके वहाँ से। ठीक है, जैसे पेशेंट के फेस पे पानी फेंक दिया या एकदम से चिल्ला लिया, तो उसका ध्यान वहाँ चला जाएगा, तो आप फिर वो वेपन वहाँ से ले सकते हैं। और एंटीसाइकोटिक मेडिकेशन जो प्रिस्क्राइब्ड है आपको वो देनी है। देन पैनिक अटैक्स में क्या होता है, एपिसोड ऑफ एक्यूट एंजाइटी और पैनिक एज अ पार्ट ऑफ साइकोटिक और न्यूरोटिक इलनेस। ठीक है, तो जो आपका ये पैनिक अटैक होता है, इसमें क्या होता है, पेशेंट को एक्यूट एंजाइटी और पैनिक आते हैं, अटैक्स आते हैं। इसमें पेशेंट को क्या होता है, पैल्पिटेशंस होते हैं, यानी काफ़ी हार्ट बीट स्किप हो जाती है, स्वेटिंग होती है, ट्रेमर्स होते हैं, झटके से लगते हैं, जर्क्स वगैरह होते हैं, एब्डोमिनल डिस्ट्रेस होता है, फीलिंग ऑफ चोकिंग होता है, चेस्ट पेन होगा, नोजिया होगा, फियर होगा डाइंग का कि वो मर जाएंगे, पैरेस्थेसिस होता है, चिल्स होते हैं, हॉट फ्लशेस होते हैं। ठीक है, तो आपको ये चीज़ें देखनी है। देन मैनेजमेंट में क्या है, पेशेंट को रीअश्योरेंस आपको देनी है। फिर आपको कॉजेज़ देखने कि क्या है, किस वजह से ऐसा हो रहा है, और डायज़ेपाम 10 mg और लोराज़ेपाम 2 mg आपको पेशेंट को एडमिनिस्टर करना है। फिर आता है आपका कैटाटोनिक स्ट्यूपर। ठीक है, स्ट्यूपर इज़ अ क्लिनिकल सिंड्रोम ऑफ एकेनियसिस एंड म्यूटिज्म बट विद रिलेटिव प्रिजर्वेशन ऑफ कॉन्शियस अवेयरनेस। ठीक है, तो जो आपका स्ट्यूपर होता है, तो स्ट्यूपर में आपका क्या होता है कि जो पेशेंट होता है ना, उसके अंदर एक स्ट्यूपर आपका एक क्लिनिकल सिंड्रोम है। उसमें क्या होता है, जो पेशेंट होता है उसके अंदर आपको क्या देखा जाता है कि एकेलियसिस होता है, लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाता है, पेशेंट मूव नहीं कर पाता है, म्यूटिज्म होता है कि वो बोल भी नहीं पाता है, वो इनएबिलिटी टू स्पीक हो जाती है उसकी, उसके मतलब वो कॉन्शियस रहेगा बट वो कुछ कर नहीं पाएगा, एक सडन एक अटैक टाइप। तो कैटाटोनिक साइंस में आपके क्या आता है, म्यूटिज्म होगा, पेशेंट बोल नहीं पाएगा। ठीक है, नेगेटिविज्म आएगा, उसके अंदर स्ट्यूपर की कंडीशन आएगी, एम्बी टेंडेंसी आएगी, यानी कि पेशेंट जो होगा वो आपका, तो इसमें पेशेंट क्या करेगा, मूवमेंट आपका अपोजिटली करेगा। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में काफ़ी मूवमेंट्स करेगा। इको लेके इसमें क्या होगा कि आप जो बोल रहे हैं पेशेंट उसको रिपीटेटिवली रिपीट करता रहेगा, मतलब बिना कुछ सोचे वो रिपीट करता रहेगा, कुछ से कुछ बना देगा बट रिपीट करता रहेगा। इको परीक्षा में क्या होता है, वो जो आप मूवमेंट कर रहे हैं वो मूवमेंट्स करेगा, बार बार रिपीट करता रहेगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ओबीडियंस हो जाएगी, कभी कुछ मानने लग जाएगा या कुछ भी, पॉस्चरिंग हो जाएगी, अलग अलग पॉस्चर्स देगा, मैनरिज्म्स वगैरह और स्टीरियोटाइप्स वगैरह। मैनेजमेंट कैसे करना है, आपको पेशेंट का एयरवे मेंटेन करना है, आईवी फ्लूइड्स एडमिनिस्टर करने हैं, हिस्ट्री लेनी है, फिजिकल एग्जामिनेशन परफॉर्म करना है, ब्लड इन्वेस्टिगेशन लेना है बिना किस मतलब कि अगर आप कोई ट्रीटमेंट स्टार्ट कर रहे हो उससे पहले, और दूसरे केयर्स भी अगर आप मेंटेन करने हैं आपको, क्योंकि पेशेंट अगर अनकॉन्शियस है तो तब भी आपको ये सब कुछ करना है। फिर हिस्टेरिकल अटैक क्या होता है, हिस्टेरिक में मिमिक एबनॉर्मेलिटी ऑफ एनी फंक्शन विच इज़ अंडर वॉलंटरी कंट्रोल। ठीक है, इसमें जो पर्सन होता है ना, वो अपनी कोई भी फंक्शन है उसको एबनॉर्मली मिमिक करेगा जो कि उसके वॉलंटरी कंट्रोल में होगी, जैसे हिस्टेरिकल फिट्स। इसमें क्या होता है, पेशेंट जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, देन हिस्टेरिकल अटैक्सिया, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है वो अपने जो मूवमेंट्स होते हैं वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। और हिस्टेरिकल पैराप्लेजिया, इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है आपका वो इसमें जो पेशेंट के मोटर लॉस हो जाता है। ठीक है, मोटर फंक्शन का लॉस हो जाता है कुछ ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से। ठीक है, देन इसका मैनेजमेंट क्या होता है, जो आपके हिस्टेरिकल फिट्स होते हैं आपको क्या करना होता है, आपको पता होना चाहिए कि जनरल फिट से जो आपके हिस्टेरिकल फिट्स हैं वो कैसे डिफरेंट है। ठीक है, तो इसके लिए आपको जो होता है हिस्टेरिकल फिट्स और एपिलेप्टिक फिट्स में डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, तो जो आपका हिस्टेरिकल और एपिलेप्टिक सीजर होता है ना, जो आपका हिस्टेरिकल होता है वो आपकी किसी इमोशनल कॉज की वजह से होता है, और जो एपिलेप्टिक होता है उसका कोई ऐसा डेफिनेट कॉज नहीं होता है।
जो आपका हिस्टेरिकल होता है वो ग्रेजुअली जैसे आता है, ठीक है, धीरे धीरे आता है, बट जो आपका एपिलेप्टिक है वो एकदम से आ जाता है, ठीक है। इसमें पेशेंट क्या करेगा, काफ़ी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाएगा, बट जब आपका एपिलेप्टिक आएगा तो वो रोने लगेगा। तो ये सारे काफ़ी डिफरेंसेस होते हैं इसमें। अब जो हिस्टेरिकल सिम्टम होते हैं उससे क्या होगा, पैनिक हो जाएगा, नहीं जो उसके रिलेटिव्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा पैनिक कर जाएंगे। तो आपको रिलेटिव्स को उसके साइकोलॉजिकल नेचर के बारे में बताना है कि क्या होता है, और उनको ये भी रीअश्योर करना है कि इससे पेशेंट को कोई हार्म नहीं होगा, ठीक है। फिर पेशेंट को ये रियलाइज़ करने में हेल्प करनी है कि सिम्टम्स क्यों हो रहे हैं और वो क्या अपने इस स्ट्रेस से कोप करने के लिए अल्टरनेटिव मेथड्स यूज़ कर सकता है। फिर आपको सजेशन थेरेपी देनी है, ठीक है। आईवी पेंटोथिल आप देंगे पेशेंट को कुछ केसेस में, ठीक है। फिर ट्रांजिएंट सिचुएशनल डिस्टर्बेंस, इसमें क्या होता है, इसमें पेशेंट की डिस्टर्ब फीलिंग्स हो जाती हैं, ठीक है, और डिस्टर्ब्ड बिहेवियर होता है इसकी, क्योंकि जो उसकी एक्सटर्नल स्टिमुलाई होती है वो ओवरवेल्म हो जाती है उसके ऊपर, वो उसे सह नहीं पाता है, उसके अकॉर्डिंगली एक्ट नहीं कर पाता है, ठीक है। इसका मैनेजमेंट क्या है, आपको रीअश्योरेंस देना है, ऑफ कोर्स सब में आपको पेशेंट को रीअश्योर करना है कि वो ठीक हो जाएंगे, या ऐसी कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है कि वो ज़्यादा सीवियर चली जाए, ठीक है। माइल्ड सिडेशन आप देते हैं, वेंटिलेशन ऑफ फीलिंग्स करवाएंगे, यानी पेशेंट को प्रमोट करेंगे या से बात करेंगे, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप बनाएंगे कि वो आपसे अपने मन की बातें बोलें। देन काउंसलिंग करेंगे पेशेंट की। फिर डिलीरियम ट्रिमिन, इसमें क्या होता है, एक एक्यूट कंडीशन होती है ये, जिसमें क्या होता है जब पेशेंट अल्कोहल अब्यूज़ में जाता है या सब्सटेंस अब्यूज़ में जाता है, तो जब वो विड्रॉ करता है तो उसको कुछ अटैक्स आते हैं एक, ठीक है। तो ये डिलीरियम ट्रिमिन्स होता है, या फिर उसके अंदर से आवाज़ आती है कि उसे लेना चाहिए, उसे हर जगह अल्कोहल वगैरह दिखता है, तो ये सब चीज़ें। इसका मैनेजमेंट क्या है कि पेशेंट को क्वाइट और सेफ इन्वायरमेंट में आप रखेंगे। सिडेटियोनाज़ेपाम आप देंगे 10 mg सिडेशन देंगे, ठीक है। फिर लोराज़ेपाम देंगे 4 mg IV, और उसके बाद ओरल एडमिनिस्ट्रेशन आप देंगे। फिर फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करके रखेंगे, पेशेंट की फैमिली को और पेशेंट को एश्योरेंस देंगे। एपिलेप्टिक फ्यूरर, इसमें क्या होता है, एपिलेप्टिक अटैक जब आता है तो पेशेंट एक स्ट्रेंज बिहेवियर में एक्ट करता है, ठीक है, और काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और वायलेंट हो जाता है, डेट इज़ एपिलेप्टिक फ्यूरर, ठीक है। इसमें मैनेजमेंट क्या करेंगे, इसमें भी आप पेशेंट को सिडेशन देंगे, डायज़ेपाम देंगे 10 mg IV, एंड हेलोपेरिडोल देंगे 10 mg IV। एक्यूट ड्रग इंड्यूसेस EPS, ठीक है, जो आपके एक्यूट ड्रग्स होते हैं वो EPS लेके आते हैं। एंटीसाइकोटिक कैन कॉज अ वेराइटी ऑफ मूवमेंट रिलेटेड साइड इफेक्ट कलेक्टिवली नोन एज EPS, यानी कि जो आपके एंटीसाइकोटिक ड्रग्स होते हैं उनकी वैसे काफ़ी अलग तरीके की मूवमेंट्स आ जाती हैं जो साइड इफेक्ट से रिलेटेड होती है, तो इसलिए उसको EPS बोला जाता है, ठीक है। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम इज़ अ कॉम्प्लिकेशन, इसमें न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम जो है आपका वो क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लिकेशन है। इसका मैनेजमेंट क्या है कि आपको कॉजेटिव ड्रग पेशेंट को नहीं देनी है, पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर ठंडा रखना है, फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन करना है, डायज़ेपाम आपको देना है मसल रिलैक्सेशन के लिए, डेंट्रोलिन आपको देना है मैलिग्नेंट हाइपरथर्मिया के लिए, ठीक है, और ब्रोमोक्रिप्टीन, अमेंटेडीन और लोडोपा आपको इसमें आप यूज़ करते हैं। ड्रग टॉक्सिसिटी, ड्रग टॉक्सिसिटी क्या होता है, ये एक्सीडेंटल होता है या सुसाइडल होता है, यानी कि जब ब्लड में ड्रग का अमाउंट बढ़ जाता है, दैट इज़ कॉल्ड ड्रग टॉक्सिसिटी। तो इसमें आपको क्या करना है, पेशेंट की डिटेल्ड हिस्ट्री लेनी होती है और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट आपको शुरू करना होता है कि क्या पेशेंट सिम्टम पहले शो कर रहा है, आपको वो ट्रीट करना है। और ये सबसे मोस्ट कॉमनली ड्रग इसमें लिथियम आता है कि पेशेंट को लिथियम ड्रग टॉक्सिसिटी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। इसमें सिम्टम्स क्या आते हैं कि ड्राउजीनेस होगी पेशेंट को, वोमिटिंग होगी, एब्डोमिनल पेन होगा, कन्फ्यूजन होगा, ब्लड विजन होगा, एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर भी होगा और सर्कुलेटरी फेलियर भी हो सकता है, स्ट्यूपर भी होगा, कोमा और कन्वर्जन्स भी आएंगे, ओलिगोयूरिया भी होगा, ठीक है, और डेथ की कंडीशन भी आ जाती है। देन इसका मैनेजमेंट क्या करेंगे, आप ऑक्सीजन एडमिनिस्टर करेंगे, IV लाइन देंगे पेशेंट को, ठीक है। कार्डियक एरिथमियाज देखेंगे कि पेशेंट की बीट कैसे चल रही है, काफ़ी ज़्यादा फास्ट तो नहीं चल रही है या काफ़ी ज़्यादा स्लो डाउन तो नहीं चल रही है, ठीक है। हीमोडायलिसिस करवाएंगे, ठीक है, और एंटी कन्वल्जेंस भी आप पेशेंट को देंगे। सो थैंक यू सो मच गाइज, होप यू ऑल लाइक द वीडियो। सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड share my channel and stay tuned for more videos like this.